So we'll start with new chapter, that is electrostatics. Electrostatics. If you remember physics में बहुत सारे branches है. There are so many branches of physics. हर एक particular branch में हमको एक particular subject का study करना होता है. जैसे electrostatics में अभी electro का मतलब होता है charges. Electro in general मतलब charges और static मतलब charges at rest. तो statics का मतलब होता है rest. Electro मतलब होता है charges. तो आपको चैप्टर के नाम से हिंट मिल गया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमको क्या स्टडी करना है. वी आर सपोज टू स्टडी चार्जेस विच आर एट रेस्ट. तो जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो वो चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं. तो वी आर सपोज टू स्टडी फोर्सेस बिटवीन द टू चार्जेस एट रेस्ट. फिर अगर आपके पास एक चार्ज है रेस्ट पे है तो चार्ज के सराउंडिंग में एक फील्ड डेवलप होता है जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड. तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टडी करना है. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पोटेंशियल और आपको पोटेंशियल का स्टडी करना है. तो हम लोग अभी फिलहाल सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या सीखना है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको क्या क्या सीखना है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप सीखोगे नंबर वन, जस्ट अ मिनट या. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंट्रोडक्शन के लिए व्हाट यू विल स्टडी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद स्टैटिक चार्जेस. ओके, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस, द फोर्स बिटवीन देम. तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस में जो फोर्स है उसका, और ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस है ये जो इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो ये भी आदत डाल लो, आपको ये बार बार ये वर्ड आएंगे. फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और बाय द वे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो पार्ट्स हैं. एक पार्ट मतलब बेसिक लेवल का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 11th में है और दूसरा पार्ट हायर लेवल का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. हायर नहीं बोल सकते लेकिन एडवांस लेवल है वो 12th में आएगा. तो ये पता होगा तो आगे का समझेगा आप. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय दोस चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स. गुड. तो जैसे मैंने बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्टडी ऑफ चार्जेस. तो चार्जेस का डिटेल स्टडी करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि चार्जेस के प्रॉपर्टीज क्या क्या है. तो चार्जेस के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं. जैसे नंबर वन, एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस. तो चार्जेस हैव सम बेसिक प्रॉपर्टीज. तो देयर आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. नंबर वन इज एडिटिव नेचर. एडिटिव नेचर का मतलब ये होता है कि जैसे आप नंबर्स को डायरेक्टली ऐड करते हो वैसे आप इलेक्ट्रिक चार्जेस को भी डायरेक्टली ऐड कर सकते हो. एग्जाम्पल देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास एक बैग है. वो बैग खाली है, उसका मास नहीं है. अब उस बैग में मैंने पहले एक बॉल डाल दिया 5 किलोग्राम का, दूसरा बॉल डाल दिया मैंने 10 किलोग्राम का. तो व्हाट इज द टोटल मास? 5 + 10 मतलब 15. तो तुमने कैसे यहाँ पे नॉर्मल एडिशन किया. तो सिमिलरली अब ये बैग को भूल जाओ. इमेजिन करो हमारे पास एक सरफेस है. वो सरफेस स्फीयर भी हो सकता है. और वो जो तुम बॉल डाल रहे थे अब बॉल की जगह पे चार्ज डाल दिया. दो बॉल लिए थे, फिर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द टोटल मास. आपने बोला 5 + 10 15. अब इमेजिन मेरे पास एक सरफेस है, उसके ऊपर मैंने दो चार्जेस डाल दिए. तो व्हाट विल बी टोटल चार्ज? फर्स्ट चार्ज प्लस सेकेंड चार्ज. तो वही बेसिक प्रॉपर्टी है. इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर सिमिलर टू मास. तो अगर मेरे को टोटल चार्ज निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जितने भी चार्ज है सबका क्या करूंगा, एडिशन करूंगा. ऐसे ही करेंगे ना. ओके, लेकिन लेकिन याद रखना, मैं वही बोला मैंने, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है. इसके एक पार्ट पे मैंने चार्ज डाल दिया, यहाँ पे चार्ज डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, अलग अलग जगह पे मैंने चार्जेस को रखा हुआ है. तो व्हाट विल बी टोटल चार्ज? अलजेब्राइक सम. So total electric charge on any object is equal to the algebraic sum of the electric charges distributed on different parts of the object. Simple.
सिंपल। सिर्फ एक चीज याद रखना होता है हमको कि जब हम लोग एडिशन करते हैं ना, तो जो चार्ज का साइन था वो साइन कंसिडर करना पड़ता है। मतलब क्या है इसका, जब तुम मास की बात करते हो तो मास का भी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो मेरे पास एक बॉल था 5 किलोग्राम का, दूसरा बॉल था 15 किलोग्राम का, तुमको पूरा टोटल मास का तुमने डायरेक्टली ऐड करके बता दिया, 5 + 10 मतलब 15। लेकिन चार्जेस में चार्जेस पॉजिटिव भी होते हैं, चार्जेस नेगेटिव भी होते हैं। तो सपोज मेरे पास 5 कूलम का चार्ज है, फिर मेरे पास 10 कूलम का चार्ज है, फिर मेरे पास -3 कूलम का चार्ज है, मेरे पास फिर -3 कूलम का और एक चार्ज है। तो व्हाट इज टोटल चार्ज? 5 + 10 -3 -3, मतलब 15 में से 6 माइनस कर लो, कितना? 9। तो जब तुम अलजेब्राइक सम करते हो तो चार्जेस का साइन लेना पड़ता है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो रिमेंबर, वाइल टेकिंग द अलजेब्राइक सम, जब अलजेब्राइक सम कर रहे हो तो साइन मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई चार्ज पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लो, कोई नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लो। So while taking the algebraic sum, the sign of electric charges must be taken into account. Good, clear? Then उसके बाद so this is all about additive nature। हाँ, सिर्फ एक एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल, if two bodies have equal and opposite charge, then the net charge of the system is 0। मेरे पास एक बॉल है, मान लो एक स्फीयर है, उस पर +10 कूलम का चार्ज है, एक दूसरा बॉल है उस पर -10 कूलम का चार्ज है। व्हाट इज द नेट चार्ज? 0। तो नेट चार्ज इज 0। गुड। देन टोटल मास की अगर बात करोगे तो टोटल मास ऑफ अ सिस्टम या फिर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन जब टोटल चार्ज की बात करोगे तो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है। एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल लेते हैं। दो बॉल थे, एक का मास था 5, दूसरे का मास था 10। व्हाट इज टोटल मास? 15। मान लो जो पहला बॉल था जिसपे मास है 5 किलोग्राम का, उस पर चार्ज भी है लेट अस से 8 कूलम का, और जो दूसरा बॉल था जिसका मास 10 किलोग्राम था, उसका चार्ज है -10 कूलम। तो व्हाट इज टोटल मास? 15 किलोग्राम। व्हाट इज टोटल चार्ज? -2। तो टोटल मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट टोटल चार्ज मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव और इवन 0। तो याद रखना, हम लोग स्टडी कर रहे हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। उसमें सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। तो आपको ये बताता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को तुम ऐड कर सकते हो जस्ट लाइक यू ऐड मासेस। तो एडिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, दैट इज सिमिलर टू मास। देन total electric charge on any object is equal to algebraic sum of electric charges distributed on different parts of the object। उसके बाद जब तुम अलजेब्राइक सम लेते हो तो तुमको चार्ज का साइन भी कंसिडर करना है, पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव लिखना है। तो एज एन एग्जांपल, अगर मेरे पास दो बॉडीज है, दोनों पे इक्वल बट अपोजिट चार्ज है, एक पे +10 है, एक पे -10 है, तो टोटल चार्ज सिस्टम में कितना हो गया? 0 हो गया। ओके, गुड। टोटल मास पॉजिटिव होता है हमेशा, लेकिन टोटल चार्ज पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो भी हो सकता है। देन दूसरा प्रॉपर्टी, तो चार बेसिक प्रॉपर्टीज है एडिटिव। दूसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन? सुना है ये वर्ड कभी? क्वांटाइजेशन ये वर्ड सुना है कभी? कहीं नहीं सुना? केमिस्ट्री में भी नहीं सुना? फोटोन, फोटोन सुना है कभी? फोटोन सुना है? व्हाट इज फोटोन? फोटोन सुना है? फोटोन पैकेट ऑफ एनर्जी, राइट? इसको क्वांटा ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं फोटोन को। तो क्वांटा मतलब पैकेट, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में है, दैट इज व्हाट इट मींस। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स।
तो कोई भी चार्ज है अगर वो स्मॉल पैकेट के फॉर्म में है तो उसका मिनिमम वैल्यू होगा ना। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास, सपोज मेरे पास चार्ज का एक पैकेट है तो उसका कुछ एनर्जी होगा, उसका कुछ वैल्यू होगा, चार्ज का कुछ वैल्यू होगा। तो एक फेमस एक्सपेरिमेंट है जो आपको सिलेबस में नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो ये जो मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है ना, ये मिलीकन नाम के एक साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया था टू फाइंड आउट व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ चार्ज। तो चार्ज का छोटे से छोटा वैल्यू कितना हो सकता है। मेरे पास एक बड़ा चार्ज है, मैंने उसको तोड़ दिया और तोड़ दिया और तोड़ दिया और तोड़ दिया, तो ब्रेक करते गए करते गए करते गए करते गए, जो सबसे छोटा पैकेट बचेगा चार्ज का, उसका कितना वैल्यू होगा। तो अकॉर्डिंग टू मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज हाउ मच, व्हाट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1.6 10 to -19 कूलम। तो वही तो ये बताता है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन as determined by Millikan's oil drop experiment is E equal to 1.6 into 10 raised to -19 coulomb, where C is coulomb as a unit of charge। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है ना, कितना चार्ज है, 1.6 into 10 raised to -19, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री मतलब सबसे छोटा, फंडामेंटल, इससे छोटा नहीं हो सकता। तो व्हाट इज एलिमेंट्री चार्ज, चार्ज इन इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू कितनी है, 1.6 into 10 raised to -19। अब आपको पता होगा कोई भी मैटर हो, विच एवर मैटर यू टॉक अबाउट, चाहे वो तुम खुद हो, वो बेंच है, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। और एटम्स किससे बनते हैं, एनी मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स। चलो मॉलिक्यूल्स भी बोलोगे तो मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, एंड एटम्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, एंड न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। याद रखना हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब हम चार्जेस का स्टडी कर रहे हैं। न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है क्या, नहीं, नहीं होता ना। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, न्यूट्रॉन पे कब से चार्ज आ गया, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। तो न्यूट्रॉन की तो बात करेंगे नहीं, फिर बचे कौन। तो सिंस प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग मैटर, इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूट्रॉन नहीं है, लेकिन न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है। तो कौन सा चार्ज पार्टिकल मैटर बनाते हैं, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। और आपको पता है, तो दैट इज द रीजन। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल से आपको बताता हूँ। डू यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन का नाम सुना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस स्टेज में आके तुमको आयोनाइजेशन नहीं पता, ऐसा हो ही नहीं सकता। फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन तुमने नहीं सुना होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। व्हाट इज पॉजिटिव आयन, व्हाट इज नेगेटिव आयन। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव आयन, व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव आयन। चलो छोड़ो, ये बता दो, व्हाट इज द चार्ज टोटल चार्ज ऑन एनी एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट इज टोटल चार्ज ऑन एन एटम, रिलेटेड ही है, तुमने जो बोला उससे रिलेटेड ही है। हाइड्रोजन एटम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन एटम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 and 1। तो एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक नेगेटिव हो गया। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁹। इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ विद नेगेटिव साइन। तो व्हाट इज टोटल चार्ज ऑन एन एटम, जीरो। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको स्कूल लेवल से पता होनी चाहिए थी।
तो कोई बात नहीं। देखो पहले तो ये समझ लो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का मतलब क्या। चार्ज की जो मिनिमम वैल्यू है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सबसे पहले ये पता होना चाहिए। और इसको तुम बोलते हो एलिमेंट्री चार्ज। क्या बोलते हो इसको? एलिमेंट्री चार्ज। फिर तुमको ये पता होना चाहिए कि जो मैटर होता है वो मॉलिक्यूल्स या एटम से बनेगा। मॉलिक्यूल से भी बना हो तो मॉलिक्यूल्स फर्दर एटम से ही बनते हैं। जागो जागो जागो। राइट। तो सिंस प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज पार्टिकल कंस्टिट्यूटिंग मैटर, चार्ज ऑन एन एटम मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लस ई और माइनस ई। इसका मतलब क्या? किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होगा वो किसके मल्टीपल्स में आएगा, प्लस ई या फिर माइनस ई। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मैंने आपसे पूछा कि हाइड्रोजन पर टोटल चार्ज कितना, तो आपने क्या बोला? 0। क्यों? क्योंकि एक प्रोटॉन था एक इलेक्ट्रॉन था। अब इमेजिन मैंने एक इलेक्ट्रॉन को वहां से भगा दिया, तो बचा क्या? प्रोटॉन। तो व्हाट इज चार्ज ऑन दैट हाइड्रोजन आयन? प्लस ई। राइट। करेक्ट। राइट। अब हीलियम का सोचो। हीलियम, हीलियम में दो प्रोटॉन्स है, दो न्यूट्रॉन्स है, दो इलेक्ट्रॉन्स है, और मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन से भगा दिया। क्या बचा? दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। लेकिन न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है क्या? नहीं। तो व्हाट इज चार्ज ऑन हीलियम प्लस प्लस आयन? 2 ई। 2 ई। राइट। उसके बाद क्या आता है? लिथियम। तो अगर मैं लिथियम के सिर्फ न्यूक्लियस की बात करता हूँ, तो व्हाट इज द चार्ज ऑन न्यूक्लियस ऑफ लिथियम? कितने प्रोटॉन होते हैं? 3। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन तो मैंने भगा दिए, क्या बचा? प्रोटॉन। तो क्या चार्ज है? +3। तो पहले तुमने बोला ई, फिर तुमने बोला 2 ई, फिर तुमने बोला 3 ई, फिर तुम बोलोगे 4 ई, फिर तुम बोलोगे 5 ई। मतलब तुम क्या बता रहे हो? द चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मटेरियल है, तो उस पे जो भी चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लस ई या माइनस ई होगा। क्यों? मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये ऑब्जेक्ट है, मान लो इस पे चार्ज था ही नहीं। अब मैंने इस पे 200 प्रोटॉन डाल दिए, 200 प्रोटॉन्स। तो इस पे चार्ज कितना होगा? 200 ही। अगर मैंने इस पे 80 प्रोटॉन डाल दिए तो कितना होगा? 80। मैंने इस पे 20 इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो कितना होगा? -20 ई, मतलब 20 इंटू माइनस ई। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल होता है। किसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है? या तो प्लस ई का या फिर माइनस ई का। समझ में आया यहाँ तक? बराबर। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैंने 200 प्रोटॉन और 150 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो व्हाट इज चार्ज? 200 ई माइनस 150 ई, तो कितना? 50 ई। क्योंकि 200 प्रोटॉन थे और 150 इलेक्ट्रॉन थे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा ना वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई या माइनस ई होगा, ये पता होना चाहिए। राइट। करेक्ट। तो वही मैंने बोला, अभी जो बोला वही यहाँ लिखा हुआ है। फर्दर चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय ई। अब इसका क्या मतलब होता है? अच्छे से समझ लो आप इस। एक ऑब्जेक्ट था जिसपे 10 प्रोटॉन थे। कितना चार्ज? 10 ई। उसमें से एक प्रोटॉन निकाल लिया, 9 ई। उसमें एक प्रोटॉन बढ़ा दिया, 10 ई। मतलब जब भी चार्ज बढ़ेगा या कम होगा तो वो कितने अमाउंट से कम होगा या बढ़ेगा? ई से। तो चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय ई। एक प्रोटॉन निकाला तो ई से कम हो गया, 10 ई का 9 ई हो गया। एक वापस से डाल दिया तो 9 ई का क्या हो गया? 10 ई हो गया। गुड। राइट। इट इज बिकॉज, अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने तुमको भी बताया, जब तुम चार्ज ऐड करते हो उसको क्या बोलते हो पता है? चार्जिंग। So when you put charges on an object, it is called as charging. और when you take out charges, it is called as discharging. तो जब चार्जिंग होगा तो चार्जिंग होना मतलब क्या? या तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ना या फिर इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ना। अगर प्रोटॉन का नंबर बढ़ा तो कम से कम कितने से बढ़ेगा?
1 से, मतलब कम से कम चार्ज कितने से बढ़ेगा, E से। और डिस्चार्जिंग हुआ मतलब प्रोटॉन यूज हुए, तो कम से कम कितने नंबर से प्रोटॉन कम होंगे, 1 से। मतलब डिस्चार्जिंग के टाइम पे चार्ज कम से कम कितना कम होगा, E। So it is because during the process of charging or discharging, an integral multiple of electrons or protons can be transferred from one body to another. अब और एक एग्जांपल लेते हैं, चलो दो बॉडी ले लेते हैं। मेरे पास एक बॉडी था जिसपे 100 इलेक्ट्रॉन थे और दूसरा बॉडी था जिसपे 50 इलेक्ट्रॉन थे। मैंने क्या किया, ये 100 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 50 इलेक्ट्रॉन, इसमें से 25 उठा के इसको दे दिए इलेक्ट्रॉन्स, तो 100 का कितना बन गया अभी, 75, और 50 का कितना हो गया, 75, बराबर। तो जब चार्जेस कम होते हैं या बढ़ते हैं, एक बॉडी के केस में चार्ज कम हो गया, दूसरे बॉडी के केस में चार्ज बढ़ गया, वो भी कैसा होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। वही लिखा है यहाँ पे। गुड, पक्का, श्योर श्योर, आगे बढ़े फिर। ओके, so the phenomena of increase or decrease of charge in multiples of E is called as quantization of charges. तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या, कि जब भी चार्ज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो कितने से होगा, इन मल्टीपल्स ऑफ ई होगा। अब कभी नहीं सुनोगे कि एक बॉडी का जो चार्ज है वो 2.5 ई से कम हो गया, होता ही नहीं। कभी नहीं सुनोगे कि एक बॉडी का चार्ज 10.5 से बढ़ गया, नहीं होगा। वो इंटीग्रल मल्टीपल से ही होता है। तो दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो द फेनोमेना ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ चार्ज इन मल्टीपल्स ऑफ ई इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, बराबर। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस समझने के लिए तुमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए था कि मिलिकन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जो हमको सिलेबस में नहीं है। इसे पता होना चाहिए, क्यों किया, क्योंकि उसको पता करना था कि सबसे छोटा चार्ज कितना हो सकता है। तो उसको क्या मिला, सबसे छोटा चार्ज इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन, कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁹। इसको उसने क्या बोल दिया, एलिमेंट्री चार्ज, बराबर, राइट। तो क्योंकि मैटर, मटेरियल कोई भी हो, वो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन से बनता है, इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज हमेशा होगा इन मल्टीपल्स ऑफ प्लस ई और माइनस ई, बराबर। इसका मतलब यह भी होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से चार्ज इंक्रीज या डिक्रीज हमेशा होगा इन मल्टीपल्स ऑफ ई, बराबर, करेक्ट। और इस फेनोमेना को क्या बोलते हो तुम, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। तो अगली बार से याद रखना, जब तुम्हारे मोबाइल को तुम चार्जिंग करते हो ना, मतलब चार्ज ऑन द बैटरी इज इंक्रीजिंग इन मल्टीपल्स ऑफ ई। जब तुम मोबाइल फोन यूज करते हो ना, तो बैटरी क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, मतलब द चार्ज ऑन द बैटरी इज डिक्रीजिंग इन मल्टीपल्स ऑफ ई। ओके, गुड गुड, समझा यहाँ तक, पक्का पक्का, राइट। तो चार बेसिक प्रॉपर्टीज मैंने बोले थे, एक है एडिटिव नेचर, एक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, और उसके बाद है कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्जेस। कॉन्जर्वेशन तुम कहीं पे भी सुनोगे उसका मतलब एक ही होता है, जैसे कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी, सुना है ना, लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी, energy can neither be created nor be destroyed, it can be converted from one form to another. Very good. So what will be the meaning of conservation of charges? Charges can neither be created nor be destroyed, they can be transferred from one body to another. तुमने उसको ऐसा हाथ लगाया, हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी से चार्ज वहां ट्रांसफर हो गया, मतलब उसका चार्ज बढ़ गया, तुम्हारा कम हो गया, उसका चार्जिंग हो गया, तुम्हारा डिस्चार्जिंग हो गया। तो कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्जेस भी वैसा ही है जैसे कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी है। Electric charge can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one part of the system to another part of the system, या फिर from one body to another body, so that the total charge remains constant. Correct? मेरे पास अगर एक सिंगल बॉडी है तो उसके एक पार्ट से चार्ज कहाँ जा सकता है,
दूसरे पार्ट पे। तो चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, but it can be transferred from one part to another part so that the total charge on the system remains constant. या फिर the charge can be transferred from one body to another so that the total charge remains constant. ये तो तुमने बहुत बार खुद ने किया है तुमको पता नहीं कि हमने जो किया था एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी हो रहा है। शायद ऑयल लगा के निकलते हो, फिर स्कूल में जाके स्केल लेते हो, ऐसा सिर पे उसको रफ करते हो, फिर पेपर के पीसेस के पास रखते हो, फिर क्या होता है, पेपर के पीस अट्रैक्ट होते हैं। क्यों होते हैं पता है? क्योंकि जब आप स्केल ऑयल पे, मतलब आपके सर पे रफ कर रहे थे, तो आप हेयर से, मतलब ऑयल से स्केल पे चार्जेस को ट्रांसफर कर रहे थे। और जब आप वही स्केल पेपर के पेजेस पे पास में रखते हो, तो पेपर पे अपोजिट टाइप का चार्ज होता है। अगर स्केल पे पॉजिटिव है तो पेपर पे क्या है, नेगेटिव है, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट आपने खुद ने किए, इसे पता नहीं था इसको बोलते हैं। तो वही एग्जांपल यहाँ पे लिया हमने। फॉर एग्जांपल, इफ टू बॉडीज लाइक अ ग्लास रॉड एंड सिल्क, ग्लास रॉड मतलब स्केल, सिल्क, सिल्क का कपड़ा ले लो, अगर नहीं होगा तो खुद के सर पे ही कर लो, तो एक ही बात है। सो इफ टू बॉडीज लाइक ग्लास रॉड एंड सिल्क आर रब टुगेदर, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर। तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर होगा। इस केस में क्या होता है, इन दिस केस द ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिव चार्ज एंड द सिल्क बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, बट द टोटल चार्ज इज कंजर्व, मतलब कांस्टेंट। चार्ज ना बना ना डिस्ट्रॉय हुआ, सिर्फ एक बॉडी से कहाँ गया, दूसरे बॉडी में। बराबर, तो याद रहेगा ये, राइट। तो तीन बेसिक प्रॉपर्टीज हो गए। अभी हम लोग आ जाएंगे चौथे बेसिक प्रॉपर्टी पे, जहां पे हमको लिखने की जरूरत पड़ने वाली है। इसके लिए आई विल जस्ट स्विच इट फ्रॉम स्विच इट फ्रॉम पीपीटी टू बोर्ड नाउ। ओके, गुड। तो आज हमने सो फार इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया। सिर्फ हमने पहले देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, फिर हमने बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस देखी, जिसमें हमको चार बेसिक प्रॉपर्टीज का स्टडी करना था। उसमें से पहला था, क्या था पहला, एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। उसके बाद क्या था, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। उसके बाद क्या था, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब हमको देखना है फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो एक्सपेरिमेंटली इट इज सीन दैट अगर हमारे पास दो चार्ज बॉडीज है, तो दीज टू चार्ज बॉडीज exert force on each other. So experimentally, it is seen that क्या देखा गया एक्सपेरिमेंटली, two charged bodies, exert force on each other, तो अगर मेरे पास दो बॉडीज है और दोनों में चार्ज है, तो दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। ये जो फोर्स होता है ना, ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, ये फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है। दिस फोर्स कैन बी इधर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। और रिमेंबर, मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आगे क्वेश्चन पूछूंगा कि तुमने सिल्क का कपड़ा लिया, तुमने ग्लास का रॉड लिया, तुमने ग्लास के रॉड को सिल्क के क्लोथ से रब कर दिया, बताओ कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। बहुत इजी लग रहा था। अब पूछा बताओ कितना, तो नहीं पता, तो देखेंगे कैसे, राइट, विल सी। और फिलहाल इधर ध्यान दो आप। तो दिस फोर्स बिटवीन चार्जेस, दिस फोर्स बिटवीन चार्जेस, ये दो टाइप का फोर्स होता है, कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो अट्रैक्टिव कब होगा, रिपल्सिव कब होगा?
सेम मतलब लाइक चार्जेस बोलते हैं उसको. So when you have like charges, is a positive positive and negative negative. The force is repulsive. When you have unlike charges, forces are attractive. So like charges क्या करते हैं? क्या करते हैं? Like charges क्या करते हैं? Repel each other. And unlike charges attract each other. Good. गुड. अभी यहां से आगे चालू होगा फॉर्मूलाज. तो अभी तक तो सिर्फ इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन था. ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, पढ़ाना पड़ता है. छोड़ दूंगा तो बोलोगे फिर पूरा नहीं पढ़ाते. इसके लिए बताना जरूरी था. अब आ जाते हैं हमने यहाँ पे. देखो फिजिक्स में ना दो टाइप के स्टेटमेंट होते हैं. एक होता है क्वालिटेटिव, जो आपको बताता है कि क्या हो रहा है. दूसरा होता है क्वांटिटेटिव, कितने अमाउंट में हो रहा है. अभी तुमने क्या बोला, अगर दो चार्ज बॉडीज हो तो क्या करेंगे? फोर्स एक्सर्ट करेंगे. ये फोर्स क्या क्या हो सकता है? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव. अगर लाइक चार्जेस है तो रिपल्सिव, अनलाइक है तो अट्रैक्टिव. लेकिन कितने अमाउंट में हो रहा है, मतलब फोर्स कितना है, ये हमको कौन बताते हैं पता है? कूलम्स लॉ. तो कूलम्स लॉ tells us how much is the charge between टू ऑब्जेक्ट्स या टू चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स या फिर टू चार्ज पार्टिकल्स. अब कूलम्स लॉ के भी दो फॉर्म है. एक है स्केलर फॉर्म और एक है वेक्टर फॉर्म. अब ऐसा क्यों? क्योंकि कूलम्स लॉ हमको देता है फोर्स. और अगर आपको याद होगा हमने चैप्टर नंबर 2 में स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को डिफाइन किया था. व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट डज नॉट हैव डायरेक्शन. So a physical quantity which can be completely described by magnitude alone is called as scalar quantity. What are vector quantities? The physical quantities which require both magnitude and direction for their complete description are known as vector quantities. तो मुझे बताओ फोर्स स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर है. फोर्स इज अ वेक्टर. लेकिन अगर आपको याद होगा मैंने अभी अभी पिछले चैप्टर में बताया था तुमको, जस्ट फ्यू डेज बैक, स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस. व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज वेक्टर. व्हाट इज स्पीड? स्केलर. मैंने आपको बताया था तब कि स्केलर मतलब मैग्नीट्यूड और वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. तो मैंने आपको ये भी बताया था व्हाट इज वेलोसिटी, स्पीड एंड डायरेक्शन. सही है, करेक्ट. तो आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग से लिख सकते हो. वेक्टर के पास डायरेक्शन है लेकिन तुम वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी अलग से लिख सकते हो. तो अगर मैं फोर्स की बात कर रहा हूं तो फोर्स को लिखने के दो तरीके हैं. और सीईटी जेई नीट का बेसिक सही है, खासकर तो सीईटी का. तो अगर मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ, फोर्स क्या है? वेक्टर है, सही है, लेकिन मैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी अलग से लिख सकता हूँ. तो इसलिए कूलम्स लॉ के दो फॉर्म है. एक है स्केलर फॉर्म और एक है वेक्टर फॉर्म. तो पहले हम लोग बात करेंगे कूलम्स लॉ के स्केलर फॉर्म की, और वेक्टर फॉर्म बाद में देखेंगे. मतलब फोर्स का हम लोग फिलहाल सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, डायरेक्शन बाद में देखेंगे. तो इमेजिन हमारे पास दो इलेक्ट्रिक चार्जेस है Q1 एंड Q2. लेट अस से ये जो दो चार्जेस है इनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, एक चार्ज के सेंटर से दूसरे चार्ज के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो r है. तो इन दोनों में जो फोर्स होता है ना, दैट इज इक्वल टू, पता है? पता है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस? तो कूलम्स लॉ क्या बताता है हमको? तो स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि तुमको ये पता होगा, क्योंकि पता होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज है ये. तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. तो ये हो गया कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट. सो it states that the electrostatic force
between two charges q1 and q2 is directly proportional to किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टू द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमने क्या किया, हमने दो चार्जेस इमेजिन कर लिए, लेट q1 q2 विद द टू चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। Therefore, according to Coulomb's law, force is proportional to q1 into q2 and force is inversely proportional to r square। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूं तो मिल जाएगा फोर्स प्रोपोर्शनल टू q1 q2 बाय r स्क्वायर। और अगर आपको पता होगा वो तो होगा ही, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो क्या लिखते हो? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये कैपिटल के है ना, कैपिटल के, वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, विच डिपेंड्स ऑन, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर वन, तुम कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट यूज कर रहे हो, तो कितने सिस्टम ऑफ यूनिट तुमको पता है? पहले चैप्टर में हमने देखा था कि नहीं, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, चार। कौन से चार? सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस और एसआई। नॉर्मली जब हम लोग साइंस की बात करते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं, तो हम एमकेएस और एफपीएस लेते ही नहीं है। तो बच्चे कितने हैं? दो। कितने बचे? दो, राइट। तो या तो एसआई या फिर सीजीएस। तो ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक, नंबर वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड, तो अगर आप सीजीएस सिस्टम यूज कर रहे हो, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो के की वैल्यू 1 लेते हैं, 1 डन। और अगर तुम एसआई यूज कर रहे हो तो 1/4πε0, जिसकी वैल्यू हम लोग बाद में देखेंगे, 9 × 10⁹ आता है। कितना आता है? 9 × 10⁹। तो के की वैल्यू क्या आती है? 9 × 10⁹। कब? जब तुम एसआई सिस्टम यूज कर रहे हो। और के की वैल्यू 1 कब आती है? जब तुम सीजीएस सिस्टम यूज कर रहे हो। नंबर टू, ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है ये और एक चीज पे डिपेंड करती है, और डिपेंड करती है कि जो दो आपके पास जो चार्जेस है, इन दोनों चार्ज के बीच में मीडियम क्या है। मीडियम क्या है मतलब क्या इन दोनों के बीच में एयर है, तो वैल्यू अलग आएगी फोर्स की और के की। अगर एयर नहीं है, वाटर है, तो के की वैल्यू अलग होगी, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू अलग होगी। वाटर नहीं है, केरोसिन है, तो अलग होगी। ग्लास है तो अलग होगी। तो दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरवेनिंग मीडियम। तो के की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? सिस्टम ऑफ यूनिट यूज्ड एंड एंड intervening medium, मतलब the medium between two charges, आया समझ में? यहां तक पक्का पक्का? तो what is the force between two charges according to Coulomb's law? It is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them। मतलब f is proportional to q1 q2 and f is proportional to 1/r square। तो f is proportional to q1 q2 upon r square। प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया तो कांस्टेंट लगा दिया k। तो f इक्वल टू कैपिटल K q1 q2 बाय r स्क्वायर। k की वैल्यू 1 कब होगी?
सीजीएस सिस्टम, और 9 × 10⁹ कब होती है? एसआई सिस्टम। तो यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का? ओके, तो बाकी का हम लोग कल देखेंगे।